प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कड़ी में हम व्याकरण के एक नए शीर्षक के साथ जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे विशेषण, और साथ ही थोड़ा सा जिक्र करेंगे परविशेषण। विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। आप लगभग जानते हैं कि विशेषण का काम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताना या संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उनकी विशेषता बताना विशेषण का कार्य है। जैसे काली गायें अधिक दूध देती हैं। अब काली, अधिक, कुछ लोग वहां बैठे हैं, कुछ, ये वाक्य में आए हुए शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। काली गाय की विशेषता बता रहा है और दूध की विशेषता अधिक शब्द बता रहा है और लोगों की विशेषता कुछ शब्द बता रहा है। इसलिए इन वाक्यों में काली, अधिक और कुछ, ये सब क्या है? विशेषण। 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5, ये भी एक विशेषण का कार्य कर रहा है। अब वाक्य के स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, यानी जो वाक्य है उसमें विशेषण कहाँ कहाँ संभव है। वाक्य में विशेषण 2 जगह हो सकता है, क्योंकि वाक्य 2 वर्गों में ही बांटा जा सकता है। एक भाग को हम उद्देश्य बोलते हैं और दूसरे भाग को हम विधेय बोलते हैं। जो विधेय वाले भाग में विशेषण का कार्य करते हैं जो शब्द, उन्हें हम विधेय विशेषण कहेंगे, और जो उद्देश्य वाले भाग में जो शब्द विशेषण का कार्य करते हैं हमें उनको उद्देश्य विशेषण कहेंगे। देखते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार एक वाक्य में 2 जगह विशेषण आ सकते हैं। विधेय का भाग क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है और उद्देश्य का भाग क्रिया को छोड़कर आगे का जो भाग है जिसमें कर्ता कर्म भी शामिल होते हैं वो उद्देश्य में शामिल होते हैं। पहला उदाहरण है, गायिका के मधुर स्वर ने सभी का मन मोह लिया। अब ये स्वर की विशेषता मधुर बता रहा है, इसलिए ये कर्ता के भाग में होने की वजह से ये उद्देश्य विशेषण है। इसको विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। दूसरा है, मुझे खट्टे आम पसंद हैं। इसमें जो आम की विशेषता है वो खट्टे है और संज्ञा से पहले आने के कारण ये उद्देश्य विशेषण है। इसमें भी संज्ञा शब्द से पहले विशेषता बताने के कारण उद्देश्य विशेषण है। लेकिन कुछ वाक्यों में यही विशेषण विधेय के रूप में भी कार्य करता है। जैसे इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। वह बच्चा सुंदर है। भले ही इसमें विशेषता बच्चे की है, लेकिन जो सुंदर शब्द है वो क्रिया का पूरक होने के कारण ये विधेय विशेषण कहलाएगा। वह व्यक्ति चालाक है। भले ही विशेषता व्यक्ति की है, लेकिन ये क्रिया का पूरक होने के कारण ये विधेय विशेषण है। आम मीठा है। अब इसमें आम की विशेषता आम की ही है, लेकिन फिर भी ये मीठा क्रिया के साथ या क्रिया के पूरक के रूप में होने के कारण ये भी विधेय विशेषण है। देखिए यहाँ पर क्या था, मुझे खट्टे आम पसंद हैं। यहाँ जो संज्ञा शब्द है उससे पहले उसकी विशेषता बताई गई थी, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण था। और यहाँ पर आम मीठा है,
ये क्रिया के पूरक के रूप में होने के कारण ये विधेय विशेषण है। तो आप समझ गए होंगे विशेषण क्या है। वह शब्द भेद है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इन जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पर काली अधिक कुछ, ये सब विशेषण है। 5 बच्चे खेल रहे हैं, ये 5 जो संख्यावाचक विशेषण है, ये निश्चयवाचक विशेषण है, अधिक परिमाणवाचक विशेषण है, काली गुणवाचक विशेषण है। इसका जिक्र हम जब आगे करेंगे इनके भागों का, तब हमें सभी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा विशेषण संख्यावाची है, कौन सा परिमाणवाचक है, कौन सा गुणवाचक है, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। अब वाक्य के प्रकार बताए आपको कि 2 हो सकते हैं। वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं और दोनों भागों में विशेषण पहले भाग में भी हो सकता है जिसको हम उद्देश्य विशेषण बोलते हैं, और विशेषण क्रिया के पूरक के भाग में भी हो सकता है जिसको हम विधेय विशेषण बोलते हैं। जो विधेय विशेषण बोलेंगे वो क्रिया के पूरक के रूप में विशेषण होगा, और जिसको हम उद्देश्य विशेषण बोलेंगे वो संज्ञा शब्दों से पहले उसकी विशेषता बताएगा। अब हम आगे इसके भागों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब हम विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से हम इसके 4 भेद मान सकते हैं, कुछ इसके 5 भेद भी मानते हैं, लेकिन 4 भेदों में ही वो 5वां भेद इसी में शामिल है। चारों भेदों में ही सारी जितने भेदों की उम्मीद बनती है वो सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। पहला भेद होगा गुणवाचक विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या पता चलता है, किसी संज्ञा शब्द के गुण का, उसका आकार का, उसका रंग का, उसकी दशा कैसी है, वो काल के बारे में, स्थान के बारे में, आदि के बारे में बोध कराते हैं, वो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, अच्छा बुरा ये किसी व्यक्ति का गुण या दोष है। आकार लंबा छोटा ये इसका गुणवाचक विशेषण है। रंग काला पीला, दशा नया और पुराना, काल नवीन प्राचीन, स्थान ग्रामीण भारतीय। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ जिन संज्ञा शब्दों का गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इनको हम बारी बारी से वाक्य में प्रयोग करें, वह लड़का अच्छा है, वह लड़का बुरा है, मोहन सोहन से लंबा है, सीता गीता से छोटी है, मेरे पास काले रंग का कुत्ता है, मेरे पास पीले रंग की कमीज है, मेरी नई पोशाक नई है या नई पोशाक है मेरे पास, मेरा पुराना मकान मैंने छोड़ दिया है, ये बात बहुत नवीन नहीं है, ये प्राचीन काल से संबंधित बात है, वह व्यक्ति ग्रामीण इलाके से संबंधित है, वह भारतीय मूल का निवासी है। जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे और ये पूछ लिया जाए कि इसमें विशेषण छाटिए, तो ये सभी शब्द कहीं ना कहीं गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, और ये सभी के सभी कहाँ मिलेंगे, आपको संज्ञा शब्दों से पहले कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, और वहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से भी आप नाम से ही समझ गए होंगे। जो विशेषण शब्द, जो शब्द संख्या से संबंधित विशेषताएं बताएं, यानी दो संज्ञाएं हम जिनकी गिनती कर सकें, यानी जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये निश्चित भी हो सकती हैं और अनिश्चित भी हो सकती हैं। निश्चित कैसी,
जिनकी संख्या हम गिन सकते हैं और संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 50 लड़के हैं, मैंने 1 दर्जन केले लिए, वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए। अब देखिए इन तीनों वाक्य में मैंने 1 दर्जन केले लिए, केलों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए वो निश्चितवाचक है। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, इनकी गिनती की जा सकती है, इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक है। वहाँ कई लोग या कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, संख्या ज़रूर है, लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन इतनी भीड़ को गिनना आसान नहीं है, इसलिए उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। तीसरा है परिमाणवाचक। ये क्या है? ये मात्रात्मक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों के पहले लगते हैं, यानी इनका मापतोल संभव है, इनकी गणना संभव नहीं है। यानी किसी चीज़ को हम जो गिन सकते हैं वो संख्यावाची में आएगी, भले ही वो ज़्यादा हो, न गिन सकें, लेकिन गिनना संभव हो, वहाँ पर क्या है, वो संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन जिसको सिर्फ मापतोल से ही मापा जा सकता है, जिनको गिनना मुश्किल है, जैसे लगभग जितने भी तरल पदार्थ हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जिनको गिनना संभव ही नहीं है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनकी गणना हम मापतोल के हिसाब से ही करते हैं। और ये भी 2 प्रकार से हो सकती हैं, एक निश्चित रूप से हो सकती है उनकी संख्या, उनका परिमाण मापतोल, और दूसरा अनिश्चित रूप से हो सकता है। जैसे बाजार से 10 लीटर दूध लेकर आओ, वह 15 दिन से भूखा है, मेरे पास 15 ग्राम की सोने की चैन है, ये निश्चित परिमाण है। और दूसरा अनिश्चित परिणाम क्या हो सकता है? जैसे वह ढेर सारा नाश्ता कर गया, यानी ढेर सारा नाश्ता कर गया। अब इसमें ढेर से अनिश्चितता प्रकट होती है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा पानी दे दो, ये भी अनिश्चितवाचक है। यानी जो द्रव्य पदार्थ हैं, जो मात्रात्मक हैं, द्रव्यवाचक, जिनका माप संभव है, जिनकी गिनती संभव नहीं है, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनमें भी निश्चित परिमाण भी हो सकता है और अनिश्चित परिमाण भी हो सकता है। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा से पहले आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के शब्दों के स्थान पर करते हैं, लेकिन जब वही सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। और यदि वह संज्ञा से पहले नहीं लगता या संज्ञा के स्थान पर लगता है, तब वो सर्वनाम रहता है। इसलिए यदि वो संज्ञा के स्थान पर लगने की बजाय यदि संज्ञा से पहले आता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए। अब देखिए, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, उस लड़के को बुलाइए, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। अब देखिए, वैसे ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है, सब सर्वनाम के रूप हैं। अब इस संज्ञा शब्दों से पहले लगने के कारण ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। लड़के क्या है? संज्ञा है, आपको सबको पता है, जातिवाचक संज्ञा, उससे पहले उस लगा। ये पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, इससे पहले यह लगा। इसलिए उस, यह और तुम्हें, ये तीनों के तीनों सर्वनाम न होकर के क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये इनकी विशेषता का कार्य कर रहे हैं, न कि सर्वनाम की भूमिका निभा रहे हैं। ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर नहीं आए हैं, बल्कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए
आए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। दोबारा से एक बार, गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध हो। संख्यावाचक विशेषण जिसमें जो संज्ञाएं हम गिन सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं और जिनकी गिनती करना संभव है, वो सभी किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। वो ऐसा हो सकता है कुछ निश्चित हो या कुछ अनिश्चित हो, यानी कुछ की गिनती करना संभव हो, कुछ की गिनती करना असंभव हो। जहाँ जैसे क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, इनकी गिनती करना संभव है तो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, और वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पर गिनती करना संभव नहीं होगा, इसलिए अनिश्चितवाचक होगा। परिमाणवाचक, इसका संबंध सीधा सीधा द्रव्य पदार्थों से है, मात्रात्मक संज्ञाओं से है। इनका सिर्फ मापतोल संभव है, इनकी गिनती संभव नहीं है, इसलिए ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण में आपको बता दिया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर के, यानी उसकी बजाय संज्ञा से पहले जो आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें देखिए, अब हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि विशेषण वाक्य के आकार के हिसाब से भी उसके प्रकार हो सकते हैं। दूसरा, हमने विशेषण के 4 भागों का जिक्र किया है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं कि रूप परिवर्तन के आधार पर भी विशेषण के भेद संभव है। वो कैसे? आप जानते हैं कि हमारे व्याकरण में कुछ शब्द विकारी होते हैं और कुछ शब्द अविकारी भी होते हैं। विकारी का सीधा सीधा अर्थ ये है जिसमें विकार संभव हो, यानी जो लिंग वचन कर्ता कार्य के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर ले। और अविकारी का मतलब ये है जिनमें लिंग वचन कर्ता कार्य के कारण कोई परिवर्तन ना हो। तो इस हिसाब से भी विशेषण के भेद हो सकते हैं। जैसे देखिए, काला लड़का और काली लड़की, अब ये दोनों शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं, विशेषण, लेकिन लड़का के साथ शब्द काला आएगा और लड़की के साथ शब्द काली आएगा, यानी लिंग के हिसाब से इनका परिवर्तन, विशेषण का परिवर्तन हो गया है। इस तरफ देखिए, भारी लकड़ी, भारी पत्थर। अब ये जो भारी है ये भी विशेषण है और ये भारी भी एक विशेषण है। अब लकड़ी स्त्रीलिंग है तो भी भारी शब्द का ही प्रयोग हुआ है, पत्थर पुल्लिंग है तो भी हमने भारी शब्द का ही प्रयोग किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूप परिवर्तन है, जो विकारी और अविकारी के रूप में कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग वचन कर्ता कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होता। यानी विकार के हिसाब से भी हम विशेषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो है तुलनाधर्मी विशेषण, यानी विशेषण तुलनात्मक भी होते हैं, यानी एक ही विशेषण अपने आप में भी बड़ा छोटा होता है। वो कैसे होता है? जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ा होगा जो डिग्रियां हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी प्रकार हिंदी में भी ये 3 अवस्थाएं हैं जो एक विशेषण को एक से बढ़कर एक अलग रूप से उनकी पहचान करती हैं। जैसे मूल अवस्था, मूल अवस्था का मतलब क्या है? मूल, यानी जैसा जैसा उसका रूप है उसी अवस्था में उसका प्रयोग होना। विशेषण अपने मूल रूप में जो प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं उसकी मूल अवस्था। जैसे मोहन का घर बड़ा है, ये देखिए, ये बड़ा शब्द क्या है? ये अपने मूल रूप में है। सोन का घर छोटा है, ये छोटा शब्द क्या है? ये अपने मूल रूप में है। अब ये भी जान गए होंगे, ये बड़ा है और छोटा है, ये उद्देश्य और विधेय के हिसाब से दोनों क्या हैं? ये विधेय विशेषण हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं?
ये क्रिया के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये विधेय विशेषण कहलाएंगे, न कि उद्देश्य विशेषण। अब देखिए उत्तरावस्था। उत्तरावस्था एक दूसरी अवस्था होती है जिसमें दो संज्ञाओं के बीच में तुलना होती है, सिर्फ दो संज्ञाओं के बीच में। जैसे इसी उदाहरण को हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, मोहन का घर सोहन से बड़ा है। अब इसका मतलब यह है कि मोहन का जो घर है वो सोहन से बड़ा है, यानी दो के बीच में जब तुलना होती है तो वहाँ पर उसको उत्तरावस्था बोला जाता है। तीसरी अवस्था है उत्तम अवस्था, जो एक से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। अब देखिए उसी उदाहरण को हम इस रूप में लिखेंगे, मोहन का घर सबसे अच्छा है या सबसे बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ, यहां तो मोहन का घर बड़ा था और सोहन का घर छोटा था। यहां मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा था, और यहां पर मोहन का घर पूरे गांव में ही सबसे बड़ा है या सबसे अच्छा है। इसका मतलब यहां पर जो मूल रूप था वाक्य में वो प्रयोग हुआ था। यहाँ दो के बीच में तुलना हो रही थी, यहाँ पर एक से अधिक के बीच में तुलना हो रही है। क्यों? एक तरफ मोहन का घर है और दूसरी तरफ गांव के सभी घर हैं, उनको सबसे बड़ा या अच्छा बताया। ये देखिए वह सबसे लंबा व्यक्ति है। अब वहाँ जितने मौजूद हैं वह वो सबसे लंबा बताया है। इसका मतलब इसकी तुलना अनेकों के तुलना में इसको श्रेष्ठ बताया है, लंबा बताया है। इसी प्रकार मोहन के घर को अच्छा या बड़ा पूरे गांव के घर से अच्छा या बड़ा बताया है। ये समझ गए होंगे। मूल अवस्था में उसका मूल रूप ही कार्य करता है, उत्तर अवस्था में दो के बीच में तुलना होती है, और उत्तम अवस्था में एक से अधिक यानी सबसे बढ़कर किसी एक को बताया जाता है। अब हम परविशेषण के बारे में जानेंगे। अब हम चर्चा करेंगे परविशेषण। पहले हमने विशेषण के बारे में जानने की कोशिश की। परविशेषण जैसे ही इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं परविशेषण। जैसे राम बहुत मधुर गाता है, ये मधुर है, ये क्या है? ये विशेषण है। लेकिन इसके आगे एक शब्द और लगा दिया बहुत, तो मधुर की विशेषता को और अधिक बढ़ा दिया उसने, यानी इसकी विशेषता को और अधिक तेज कर दिया और अधिक उसको आगे बढ़ा दिया। इसलिए शब्द क्या है? ये परविशेषण है। गीता बहुत आलसी है, ये आलसी क्या है? ये विशेषण है। और कितना आलसी है? कम आलसी, ज़्यादा आलसी या बहुत आलसी, उसकी मात्रात्मक इकाई की ओर बहुत ने संकेत किया है। ये बहुत जो शब्द है ये भी क्या है आपका? ये भी परविशेषण है। यानी इसकी मात्रा को कम ज़्यादा करने का काम बहुत का है। आलसी कितना है? कम है, ज़्यादा है या बहुत है या कम है। इसी प्रकार मधुर कितना गाता है? कम मधुर, ज़्यादा मधुर, बहुत मधुर। ये सिर्फ इसकी मात्राओं में न्यूनता या अधिकता करते हैं जो परविशेषण का कार्य करते हैं। और ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बता करके उसकी मात्रा को कम ज़्यादा करके उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें परविशेषण कहते हैं। लेकिन कुछ परविशेषण क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मोनिका बहुत धीरे चलती है, ये धीरे चलने की क्रिया को बता रहा है, इसलिए धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब वो कैसे धीरे, कितने धीरे, कम, तेज, मंद, इसकी और विशेषता बताने के कारण ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण परविशेषण, क्रिया विशेषण का परविशेषण, यानी क्रिया की भी विशेषता की मात्रा को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया परविशेषण हो जाता है। वह बिल्कुल सही समय पर आ गया। अब देखिए सही और जो समय है ये इसका आने की मात्रा को, आने के समय को बता रहा है, सही समय पर आया है, लेकिन बिल्कुल सही समय पर आया है। इसमें और इसकी विशेषता को बढ़ा दिया, ये भी क्या है? क्रिया परविशेषण है। मोर बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, ऊंचा
ये उड़ने के बारे में बता रहा है कि मोर कैसा, कितना नहीं ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन बहुत ऊंचा। इसमें बहुत शब्द लग करके ये भी क्या हो गया, क्रिया परविशेषण। इस प्रकार परविशेषण जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले से ही क्रिया विशेषण हैं, उनकी विशेषता को, उसकी मात्रात्मक उसको अध्ययन करवाता है, यानी उसकी मात्रा को कम ज़्यादा रूप में और दिखाता है, उसको हम क्रिया परविशेषण बोलते हैं। और कुछ विशेषण जो कि जैसे मधुर को और अधिक मधुर, आलसी को और अधिक आलसी, इस प्रकार ये सब के सब क्या हैं, परविशेषण हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। इसमें थोड़ा सा जो संशय की बात है वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। हमने विशेषण परविशेषण के बारे में पढ़ा, इसमें जो एक संदेह है, जो हमें भ्रमित करने वाली बात है, वो बात ये है कि कई बार हम इस संशय में हो जाते हैं कि कोई शब्द भाववाचक संज्ञा है या फिर वो गुणवाचक विशेषण है। कई बार वाक्य में देकर भी हम संशय में होते हैं कि हम इसको भाववाचक संज्ञा कहें या गुणवाचक विशेषण कहें। ये बात की पहचान आप कैसे करोगे? जैसे इन उदाहरणों से देखिए, लाल कपड़ा, दयालु व्यक्ति, गुस्सेल लड़का, कमजोर लड़की, ईमानदार पड़ोसी। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो हमेशा किसी भी यदि संज्ञा शब्द से पहले हैं तो वो सब क्या हैं, वो गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, इसमें ये जो कपड़ा है ये संज्ञा है, व्यक्ति है संज्ञा है, लड़का है संज्ञा है, लड़की है संज्ञा है, पड़ोसी है संज्ञा है। इससे पहले जो लाल है ये क्या है, विशेषण है। दयालु विशेषण है, गुस्सेल विशेषण है, कमजोर विशेषण है, ईमानदार विशेषण है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द देखते हैं वो हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है। और इसको यदि हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, यदि ये शब्द दे दिया जाए, दयालु, गुस्सेल, कमजोर और ईमानदारी, तो फिर आपको इसकी पहचान ये पूछ लिया जाए कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप उस शब्द को किसी संज्ञा शब्द से पहले लगाकर देख लो। जैसे लाल है तो लाल कोई भी एक संज्ञा शब्द इसके आगे लगाओ, लाल कपड़ा। दयालु है, ये पता करना कि भाववाचक संज्ञा है या गुणवाचक विशेषण है, तो किसी संज्ञा से पहले लगाओ, दयालु व्यक्ति। गुस्सेल, किसी संज्ञा शब्द से पहले लगाओ, गुस्सेल लड़का। कमजोर लड़की। और यदि हम इसी को क्या बना दें, कमजोरी, और इसी ईमानदार को हम बना दें ईमानदारी। यदि अब हम इन शब्दों को, इन संज्ञा शब्दों से पहले लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये भाववाचक संज्ञा हो चुकी है, और भाववाचक संज्ञा स्वयं संज्ञा होने के कारण कभी भी संज्ञा से पहले नहीं लगेगी। आप इसको लगाओगे तो भी नहीं लग पाएगी। कमजोरी व्यक्ति नहीं हो सकता, ईमानदारी लड़की नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको ऐसा डाउट हो या संशय हो तो आप उसको संज्ञा शब्द से पहले लगाकर उस शब्द को देख लें, जिससे आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर भाववाचक संज्ञा है या फिर वो गुणवाचक विशेषण है, या फिर उससे कैसा। ये प्रश्न उस वाक्य में करके देखो आप। लड़का कैसा? गुस्सेल। लड़की कैसी? कमजोर। व्यक्ति कैसा? दयालु। कपड़ा कैसा? लाल। पड़ोसी कैसा? ईमानदार। यदि हमें इस प्रकार से इस कैसा का जवाब हमें वहाँ मिल जाता है तो सीधा क्या है, वो गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। देखिए, ईमानदारी अच्छी है, लड़की अच्छी है, ईमानदारी अच्छी नहीं है,
लड़की अच्छी नहीं है। अब ये जो ईमानदारी शब्द है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, बल्कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब लड़की अच्छी है, अब ये क्या है? लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी फिर वही भाववाचक संज्ञा है और लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुई है और स्वयं संज्ञा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। आप ये भी नोट कर लीजिए कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा किसी संज्ञा पद से पहले नहीं आती, क्योंकि वह स्वयं संज्ञा होती है और संज्ञा के आगे संज्ञा नहीं आ सकती। इसलिए बहुत ही डाउटफुल है ये टॉपिक। इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि कई बार हम पूछते हैं, जैसे ये 4 शब्द दे दिए जाते हैं, दयालु, गुस्सेल, कमज़ोर, और एक शब्द यहाँ से ले लिए ईमानदारी, और ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो हम बड़े भ्रामक स्थिति में हो जाते हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप यदि भाववाचक संज्ञा है तो उसके साथ आप उसका कोई आगे उसके विशेषण लगा के देख लीजिए। उसके आगे यदि विशेषण लग जाएगा तो ये मानिए वो भाववाचक संज्ञा है, और यदि नहीं लगता, अब इस विशेषण शब्द के साथ ये विशेषण नहीं लगेगा क्योंकि पहले से विशेषण। यदि किसी भाववाचक संज्ञा के साथ यदि हम अच्छा या अच्छी लगाकर उसका वाक्य बना सकते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होगी, और यदि हम किसी संज्ञा शब्द से पहले जिसको प्रयोग कर सकते हैं वो हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।